धर्म क्या? तो इफ यू रिमेंबर, ये जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, चेतना बनी है सत्य चित और आनंद से, उस चेतना के एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने वाला जो डिसिप्लिन है, उसी को धर्म कहते हैं। और उसके रिवर्स गियर को अधर्म कह सकेंगे। उसको राइट एंड रॉन्ग शायद नहीं कह सकते। कोई अगर थोड़ा सा नॉन कंड्यूसिव कोई कार्य कर ले तो वो आदमी बुरा होना जरूरी नहीं, वो रॉन्ग होना जरूरी नहीं, लेकिन उस समय के लिए अपने ही जीवन के उत्थान का वो मौका चूक रहे हैं और अपने ही जीवन को नुकसान करने वाले कार्यों में इंडल्ज कर रहे हैं। दैट्स ऑल यू कैन मैनेज टू से, isn't it? इसीलिए धर्म को कभी भी राइट एंड रॉन्ग के दायरे में बांध नहीं सकेंगे हम। धर्म को कंड्यूसिव नॉन कंड्यूसिव डेफिनेटली कह सकते हैं। ये आधार है धर्म का। इट इज नेवर अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट इज अबाउट जीवन के लिए माफक क्या और जीवन के लिए हानिकारक क्या, ये बेस है उसका। अच्छा, फिर आज सुबह का जो अपना सेशन था, जिसमें बड़े एंगल से अगर अपने जीवन को समझने की शुरुआत करें हम, तो पूरा का पूरा ब्रह्म 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और पांचों तत्वों को जब साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया और गहराई से, तो समझ में आया ये पांचों तत्व बने हैं एटम्स से ही। एटम्स को और गहराई से समझा तो उसके अंदर जो खालीपन दिखा, उस खालीपन को जब टैप किया गया तो समझ में आया वो खाली है ही नहीं, प्योर एनर्जी है। उस एनर्जी को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले समझा है और उसको ही चेतना कहा है, कॉन्शियसनेस कहा है। मीनिंग व्हाट? पूरा ब्रह्म चेतना का ही फील्ड है। उसके अंदर जो कुछ भी तैर रहा है वो भी जीव ही जीव है। निर्जीव जैसी कोई चीज ही नहीं है अस्तित्व में। लेकिन हर जीव की एवोल्यूशन की स्थिति अलग अलग है। उस स्थितियों को हमारे ऋषि मुनियों ने सेग्रीगेट किया, जिसको योनियां कहते हैं। बहुत अर्लियर फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन को शायद शीला योनि कह सकेंगे। पत्थरों की दुनिया है। पत्थर माने सिर्फ वो स्टोन्स नहीं, लेकिन जो इमूवेबल है, जिसको हम चर अचर कहते हैं ना। तो चर यानी मूवमेंट कर सकने वाला, अचर माने मूवमेंट ना कर सकने वाला। ये अचर योनि है। फिर वहां से इवॉल्व होते होते वृक्ष योनि है, और एवोल्यूशन होते होते कीटक योनि है। उसके बाद पक्षियों की योनि। पक्षियों की योनि में भी आप देखेंगे बाज पक्षी चिड़िया के मुकाबले ज्यादा इवॉल्व है। उसके बाद प्राणियों की योनि। अच्छा, प्राणियों की योनि में भी लेसर इवॉल्व प्राणी से हायर इवॉल्व प्राणी। उसके बाद मनुष्य की योनि। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की योनि से पहले वाला जो लाइफ टाइम है, वो ज्यादातर प्राणी या तो बिल्लियों के रूप में, या तो गायों के रूप में, या कुत्तों के रूप में, या घोड़ों के रूप में होंगे। ये 4 योनियां मनुष्य योनि से सबसे नजदीक की योनियां बताई हैं। एंड आप देखोगे तो कोई व्यक्ति किस योनि से मनुष्य योनि में आया होगा, कोई जीव, उनके हाव भाव से, उनके जीवन के वर्तन से, उनके बिहेवियर से, मनसा वाचा कर्मणा, उनके कार्यों से यू कैन एक्चुअली गेज इट। कुछ लोग फिजिकली हॉर्सेस जैसे दिखने वाले लोग हैं, कुछ फिजिकली, आप जैसे अफ्रीका के लोगों को देखोगे, मनुष्य योनि के लोग हैं, जीव हैं, लेकिन यू कैन क्लियरली सी कि एप योनि से, वानर योनि से मनुष्य योनि में आए हैं। अच्छा, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश है,
उसके चेहरे से पता लगेगा कि वो उसके पहले लाल मुंह वाला बंदर रहा होगा। Yes. उसकी आंखें, उसके हाव भाव, सो मच सिमिलैरिटी। अच्छा, आप कोरिया की तरफ चले जाओ, चाइना की तरफ चले जाओ, रेप्टाइल योनि में से इंसान बने हुए जीव हैं ये, तो उनका रहन सहन भी वैसा ही है। अच्छा, इसलिए जब साइंस ने ह्यूमन जीनोम को, जेनेटिक मैपिंग को और गहराई से समझा, उनको ये फ्लैबरगास्टिंग चीज समझ में आई कि ह्यूमन जीन्स के अंदर अस्तित्व के सभी प्राणियों के ट्रेसेस मिले। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ये साइंस का पर्सपेक्टिव ये है, जेनेटिक मैपिंग के अंदर सब कुछ, सब प्राणियों के ट्रेसेस मिलना। और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या, तो हम कहते हैं 1,84 योनियों के बाद इंसान का शरीर मिलता है। माने कितने सारे अनुभवों से गुजरते गुजरते उसका इंप्रेशन इकट्ठा करते करते हम इंसान बने हैं। अच्छा, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को मैं जब मेलबर्न में एक कोर्स के दौरान समझा रहा था, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे साथ कोर्स कर रहे थे। मैंने जब उनको ये सबके सामने रखा तो वो एक्साइटेड हो गए। वो बोलते हैं, मुझे मेरी प्रजा को ये समझाने में इतनी मुश्किल पड़ रही है जो आपने कितना इजीली समझा दिया पूरा। अच्छा, देन ही इज सेइंग, I was really surprised by what he, as a scientist, was sharing with me, कि जैसे देखने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आंखें हैं, लेकिन आंखों के द्वारा मन देखता है। जैसे सुनने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कानों का है, लेकिन कानों के द्वारा सुनने वाला मन है। वैसे कर्मों के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जीन्स हैं। ए जेनेटिक इंजीनियर इज सेइंग दिस टू मी, मेरी भाषा बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको समझाऊं कि वो मुझे समझाए। इट इज लाइक दिस। इसलिए आज जो सुबह में बात कर रहा था कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को आप सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। साइंटिफिकली तुम एक्सप्लोर करते करते उसी पॉइंट पर आओगे जहां स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी इतने सालों से वही बोल रही है। माय पॉइंट इज, अच्छा, उस बड़े मैक्रो अंडरस्टैंडिंग को अगर हम एक एक जीव के जीवन पर लाएं, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग पर लाते हैं, तो एक एक जीव का जीवन कहीं छोटे से पत्थर योनि से कहीं शुरुआत हुई होगी, फिर कोई अमीबा बने होंगे, फिर कोई प्राणी बने, कोई करते करते लाखों जन्मों के बाद इंसान का शरीर मिला। इंसान के शरीर में भी हर जीव का एवोल्यूशन का प्रोसेस एकदम ही, एवोल्यूशन का स्टेज एकदम ही अलग अलग, isn't it? अच्छा, उस एक एक जीव को देखो, उन हर जीव का जीवन 2 विभागों वाला दिखेगा आपको। बाहर की दुनिया व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बनी हुई है, अंदर की दुनिया बनी है 7 सेक्शन से, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीव। लेकिन मैं शरीर श्वास को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास शरीर है, कभी कभी नहीं भी है। लेकिन श्वास टूटा, शरीर खत्म हुआ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, इस जीव के साथ जुड़े हुए, वो तुम्हारे साथ वैसे ही आगे चालू रहने वाले हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के डायनामिक्स की। अच्छा, उसके पहले हमने कल जो बात की, आज सुबह बात की कि जीवन 2 आयामों वाला है, जो 2 डायमेंशंस वाला, स्पेस एंड टाइम। उसमें चेंजिंग एंटिटी ये स्पेस है, नॉन चेंजिंग एंटिटी टाइम है। समय हमेशा से एटर्नली अब ही है। इस अब के अदृश्य विशाल गोले के अंदर स्पेस टिक 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 बदल रहा है।
अच्छा, इस स्पेस के चेंज को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से समझ लो। पृथ्वी अपनी एक्सिस के आसपास 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी के आसपास 29 डेज में एक चक्कर लगाता है, और उसकी खुद की एक्सिस के आसपास भी 29 डेज में ही चक्कर लगाता है। इसलिए चंद्रमा की एक ही साइड हमेशा पृथ्वी की तरफ रहेगी। चंद्रमा की दूसरी साइड पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखती, बिकॉज एज इट इज रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ, इट इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। उसका वो ऐसा एक्सिस बन गया है, ऐसा मूवमेंट बन गया है कि चंद्रमा की एक ही साइड पृथ्वी के आसपास सामने रहती है हमेशा। अच्छा, पृथ्वी सूर्य के आसपास 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिसको एक साल कहते हैं। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के आसपास एक चक्कर लगाता है, उसको एक युग कहते हैं। ऑल दिस मूवमेंट इज हैपनिंग इन द स्पेस डोमेन, इजंट इट? Absolutely. टाइम हमेशा से अभी है। इस अब में ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, अब पृथ्वी पर के मूवमेंट्स देख लीजिएगा। मैं जैसे कह रहा था 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें भारत है, उसमें हिमाचल में हम यहाँ मशोबरा में बैठे हैं, यहाँ ये मूवमेंट्स चल रही हैं। बट टाइम एटर्नली नाउ है। इस स्पेस एंड टाइम के डोमेन्स में नॉन चेंजिंग इज टाइम, चेंजिंग स्पेस। इस स्पेस के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम कभी कभी जीवन को मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जीवन इवेंट टू इवेंट टू इवेंट टू इवेंट है। घटनाओं का क्रम है जीवन, क्षणों का क्रम नहीं है, क्योंकि क्षण हमेशा से अभी है, वो कभी भी नहीं बदलता। घटनाएं बदल रही हैं, स्पेस डोमेन इज चेंजिंग। उस बदलते हुए घटनाओं के क्रम को जीवन कह रहे हैं। आप इस एक घटना को देख लीजिए, जिसमें इतने जीव मेरे सामने अभी बैठे हैं इन शरीरों के साथ। हर जीव के यहां होने के लिए उनके अलग अलग जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, which resulted, which affected for you to be here. Awesome. कोई यहां आना ही नहीं चाहता था, किसी ने धक्का मारा तो यहां बैठे हैं। Awesome. Awesome. कोई तड़प रहा था कि ऋषि जी के साथ नॉलेज सेशन होगा तो यहां बैठे हैं। कोई कितने सालों के बाद चंडीगढ़ में कनेक्ट हुआ और कुछ अंदर हो गया, वो यहां बैठे हैं। आप अपने जीवन की घटनाओं को याद करो जिसकी वजह से आप यहां बैठे हो। हर एक का एकदम अलग अलग डायनेमिक्स होगा। आप अपने जीवन की किसी भी घटना को देख लोगे, हर घटना में 2 विभागों वाला जीवन है। बाहर की दुनिया का अंदर की दुनिया पर प्रभाव है, अंदर की दुनिया का बाहर की दुनिया पर प्रभाव है। इस खेल में बाहर की दुनिया बनी है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से, अंदर की दुनिया बनी है। मैं शरीर श्वास को महत्व ना देते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार पर आ रहा हूं। मन को देखोगे तो 4 कार्य हैं मन के। इंट्रिकेटली समझ लीजिएगा इसको। बाहर की दुनिया को 5 इंद्रियों के द्वारा मन ग्रहण करता है, अंदर की दुनिया में लेता है। मन इज ए डोरवे। आंखों से मन देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से टेस्ट करता है, त्वचा से स्पर्श करता है। 5 इंद्रियों से बाहर की दुनिया का परसेप्शन करने वाला मन है, ग्रहण करने वाला। वैसे ही वाचा और कर्मणा के द्वारा अंदर की बात को एक्सप्रेस करने वाला भी मन है। बाहर की दुनिया को अंदर लेना उसको परसेप्शन कहते हैं। अंदर जो घट रहा है उसको भी ऑब्जर्व कर पाना उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और अंदर की दुनिया को बाहर छोड़ना उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। परसेप्शन आउट टू इन, ऑब्जर्वेशन इन टू इन एंड एक्सप्रेशन इन टू आउट, ये तीनों ये मन का पहला कार्य है। मन डोरवे है, बाहर की दुनिया को अंदर ले रहा है 5 इंद्रियों से, और वाचा कर्मणा से अंदर की दुनिया को बाहर छोड़ रहा है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ द माइंड,
परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन। सेकेंड फंक्शन ऑफ द माइंड, वो कंटिन्यूसली पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचता है और उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस का अनुभव करता है। थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, सेकेंड फंक्शन ऑफ द माइंड। यस, माइंड का तीसरा कार्य, वो कभी कभी जागृत है, कभी निद्रा में, कभी स्वप्न में, कभी तुर्य में। चारों स्थितियों में फ्लक्चुएट करने का काम है मन का। जब जागृत अवस्था में है तो पहला और दूसरा काम कर रहा है, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन भी, एंड थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर भी। निद्रा अवस्था में चला गया तो ये कार्य बंद हो गए। स्वप्न अवस्था में गया तो वहां का डायनामिक्स एकदम अलग है, वहां की रियलिटीज एकदम अलग है, लेकिन वो मन की तीसरी स्थिति है। आप ये देखो कि स्वप्न अवस्था के अंदर कई बार तुम्हारी इच्छा के मुताबिक तुम उस रियलिटी को ट्विस्ट भी कर पा रहे हो। Yes. If you are aware about this, Yes. you will see what I'm saying. Yes. स्वप्न अवस्था में तुम डायलॉग बोलते हो एक दूसरे के साथ, तुम उनके मुंह, किसी के मुंह से जो बुलवाना चाहते हो बुलवा सकते हो। Absolutely. मैं ये कह रहा हूं जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में ज्यादा फर्क नहीं है। Yes. जागृत अवस्था में भी तुम लोगों पर इन्फ्लुएंस कर ही रहे हो, लेकिन उसके बारे में जागृत हो कि नहीं पता नहीं। Yes. सुन रहे मेरी बात? Yes. जागृत, निद्रा, स्वप्न और तुर्य। तुर्य अवस्था जिसको ट्रांसेंडेंटल स्टेट कहते हैं, जिसमें ना स्पेस का कोई भान ना टाइम का कोई भान, स्पेस और टाइम के परे चला जाता है मन, जिसको चतुर्यत अवस्था भी कहते हैं, मेडिटेशन की स्टेज भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं। जब कभी डूबते हो ना सुदर्शन क्रिया के बाद या ध्यान में बैठे बैठे, तो क्या टाइम हुआ, समय कौन है आसपास, कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल भान नहीं रहता। उसका डायनामिक्स एकदम ही अलग है। मन का ये चौथा कार्य है। मन के चार कार्य फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन। फर्स्ट, थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। सेकंड, जागृत, निद्रा, स्वप्न, तुर्य, इन चारों अवस्थाओं में फ्लक्चुएशन, ये मन का तीसरा कार्य। और चौथा, मन का चौथा फैंटास्टिक कार्य है, वो कंटिन्यूसली तुम्हें ऑल्टरनेटिव्स देता रहेगा। मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं। ऋषि जी की बात सुनूं या सो जाऊं, ऑल्टरनेटिव है। सुनूं या लिख लूं, ऑल्टरनेटिव है। सुनूं या सोचूं उसके बारे में, ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये इस मोमेंट के मैं ऑल्टरनेटिव्स कह रहा हूं तुम्हारे साथ, isn't it? These are all alternatives the mind gives you. इसको विकल्प कहते हैं। आप ये देखेंगे मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों सेक्शंस में तुम्हारा मन विकल्प दे रहा होगा तुम्हें। क्या बोलूं, बोलने का बहुत मन कर रहा है, मैं इसको झाड़ दूं, एक बार गाली दे दूं, लेकिन तुम कहते हो नहीं ये गड़बड़ वाला है ऑप्शन, छोड़ दो। यस, ऑप्शन दे रहा है मन, लेकिन कुछ ऑप्शंस तुम चूज करते हो, कुछ नहीं करते। यस ना, मन के साथ जुड़ी हुई बुद्धि है। बुद्धि का अस्तित्व मन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा समझो जैसे अगर कोई बाण है तो बाण का हेड मन है, उसकी डंडी बुद्धि है। मन के साथ ही बुद्धि के कार्य जुड़े हैं। मन जो अनुभव कर रहा है, बाहर की दुनिया को अंदर ले रहा है, अंदर की दुनिया को बाहर छोड़ रहा है, अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा है, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन कर रहा है, पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में विचार और भावनाओं का अनुभव कर रहा है। उन सभी को समझने वाली बुद्धि है। इसलिए देखिए इतने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आई एम होपिंग। तो मन अपना कार्य कर रहे हैं,
लेकिन हर जीव की इन्हीं शब्दों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम ही अलग अलग है। यही शब्द सुन रहे हैं हर जीव, तो कान के द्वारा मन अपना काम कर रहा है हर एक का, ऐसा मैं गृहित, आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट हर एक जीव की इन्हीं शब्दों की, इसी घटना की, इसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम ही अलग। इसको क्या कलर कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग है। इसी जगह अगर कोई बिल्ली बैठी हो तो वो यही कलर देख रही है, लेकिन इसको पिंक कहते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसका। मेरे शब्द वो भी सुन रही होगी, लेकिन उसको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, जैसे साउंड फॉर हर। अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस। पहला फंक्शन इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, अंडरस्टैंडिंग का, वैसे ही दूसरा फंक्शन बुद्धि का मिसअंडरस्टैंडिंग का, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग का। जो सत्य नहीं उसको सत्य मान लेना, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानने वाला सेकंड फंक्शन है बुद्धि का। विपर्याय कहते हैं उसको, आपने शायद ये शब्द सुना हो। विपर्याय में किसी के बिहेवियर को देख के उसके पीछे का इंटेंशन ये होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी संभावना। यस, उनको सचमुच जाके पूछो कि तुम्हारा ये इंटेंशन था क्या, वो कहेंगे नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन तुम्हारी बुद्धि उसकी अपरिपक्वता की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकती है। Are you listening, my dear? Yes, absolutely. Sharpened intelligence gives you understanding. Unsharpened intelligence gives you misunderstanding. अच्छा, जीवन को देख लोगे, तुम्हारी जो जीवन के बारे में धारणाएं हैं, लोगों के बारे में धारणाएं हैं, अपने खुद के बारे में जो धारणाएं हैं, उसमें बहुत सारा विपर्याय होने की संभावना है। What you believe about yourself, what you believe about your life, what you believe about money, what you believe about spirituality, what you believe about your spouse, what you believe about people around you, what you believe about the existence, if you just pass it through, मैं उसको reality check कहता हूं। आप अगर उसको, मैं जो बिलीव कर रहा हूं, मैं ये बिलीव कर रहा हूं इस आदमी के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में, ये सचमुच सत्य है क्या? ये प्रश्न अगर तुम पूछ लोगे, सडनली यू रियलाइज, माय गॉड, ये तो थोड़ा सा सत्य है। एक एक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हीरे जैसा है, अलग अलग एंगल से वो अलग अलग नजर आता है। तुमने एक एंगल देखा होगा और तुमने ये मान लिया कि पूरा हीरा ऐसा है। अरे लिसनिंग में, जैसे वो हाथी की कहानी है ना, चार अंधों ने एक हाथी को फील किया, किसी ने उसकी ट्रंक पकड़ी तो उसको लगा हाथी इज लाइक ए टनल, किसी ने उसका पैर पकड़ा तो उसको लगा हाथी इज लाइक ए खंभा, किसी ने उसके दांत पकड़े तो हाथी इज लाइक समथिंग एल्स फॉर देम, किसी ने पूंछ पकड़ी, हाथी उनके लिए एकदम अलग था, रस्सी जैसा लगा उनको हाथी। चारों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं समझ पाए, अंधे होने की वजह से। विपर्याय तुम्हें अंधा करता है, जीवन की समझ नहीं देने देगा, गैर समझ देता रहता है। शार्पन्ड इंटेलिजेंस gives you understanding of matters, unsharpened intelligence gives you misunderstanding of matters. अच्छा, तुम अपनी बुद्धि को देख लोगे इंडिविजुअली या किसी की भी बुद्धि को देखें, आज तक जिस तरह से तुम जीवन जीते आए थे, तुम्हारी बुद्धि वैसी ही डेवलप हुई होगी। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना नहीं जानती होगी, तो जो कार्य तुम तुम्हारे जीवन के एक क्षेत्र में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जीवन के 5-6 क्षेत्र कहते हैं ना, प्रोफेशन है, रिलेशनशिप्स हैं, तुम्हारी हॉबीज हैं, तुम्हारा फिजिकल हेल्थ है, तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और छठा तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ है।
ये हो सकता है किसी एक क्षेत्र में उस तरह का जीवन जीते जीते जो अंडरस्टैंडिंग्स बनी, जो अनुभव बने, वो तुम स्विच ऑफ नहीं कर पाए तो तुम्हारे दूसरे क्षेत्रों पर भी वैसा ही असर कर लिया तुमने। Yes. Are you listening? Yes, yes. बुद्धि का ये खेल, बुद्धि का पहला कार्य अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कार्य मिसअंडरस्टैंडिंग। बुद्धि का तीसरा कार्य, तुम जो तुम्हारा मन अनुभव कर रहा है, बुद्धि उसके ऊपर लेबल लगाने का काम करती जा रही है। ये ऐसा है, इस तरह के लेबल्स। फिर से एक बार, वो जो डायमंड है उसके एक पहलू को देख के उसको पूरा डायमंड वैसा होने की धारणा बना लेना। धारणाएं बनाने का कार्य है बुद्धि का, और वो कर रही है कंटिन्यूअसली। किसी के साथ थोड़ा सा प्रसन्न अनुभव और बुद्धि ने लेबल लगाया होगा अच्छा आदमी। Yes. किसी के साथ थोड़ा सा अप्रसन्न अनुभव, बुद्धि ने ऑलरेडी लेबल लगा दिया होगा बेकार आदमी, दूर रहो। Yes. यस, Yes. मैं इसको रॉन्ग या राइट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बुद्धि ऐसा कर रही है। उसका तीसरा ये कार्य है, लेबल लगाती जा रही है। इसको तुम पिंक ही कहते हो, इसको व्हाइट ही कहते हो, लेबल लग चुके हैं ऑलरेडी। Awesome. Isn't it? Nice. अच्छा, बुद्धि का तीसरा कार्य जजिंग एंड लेबलिंग। बुद्धि का चौथा कार्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन जो ऑप्शंस दे रहा है, इवेंट टू इवेंट टू इवेंट टू इवेंट, मन में दिए हुए ऑप्शंस में से चॉइस करने का काम बुद्धि करती है, डिसीजन मेकिंग का काम। अच्छा, उसकी ताकत देखिए, ऑप्शंस का खेल देखो कैसा है। तुम्हारे सामने इवेंट बाय इवेंट आप देखो कितने सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जैसे ही तुम एक ऑप्शन चूज करते हो तुम्हारी बुद्धि से, बाकी के सभी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। Isn't it? Yes. और तुम जो ऑप्शन चूज करते हो, बाकी के ऑप्शन तो खत्म कर ही लेते हो, तुम्हारे जीवन की वो दिशा बना लेते हो उन इवेंट्स के लिए। Absolutely. फॉर एग्जाम्पल, यहां आने का ऑप्शन कुछ लोगों के सामने खुला, इतने लोगों ने उसको चूज किया है तो यहां बैठे हैं। कुछ लोगों के सामने ये ऑप्शन खुला लेकिन उन्होंने कुछ और चूज किया तो वो कर रहे हैं। मैं राइट रॉन्ग नहीं कह रहा हूं, ये गलत वो सही ये बात ही नहीं है। तुम अपने जीवन में जो ऑप्शंस चूज कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि जो ऑप्शंस चूज कर रही है, वो तुम्हारे जीवन की दिशाएं भी बना रही है। ये मेरा पॉइंट है। बुद्धि का चौथा कार्य है डिसीजन मेकिंग का। अच्छा, इसको ये समझ लीजिएगा, जैसे होमिसाइड माने किलिंग ह्यूमन बीइंग्स, पेस्टिसाइड्स माने किलिंग पेस्ट्स, वैसे डिसाइड इज किलिंग ऑप्शंस। एंड इट्स नॉट रॉन्ग, रॉन्ग राइट की बात ही नहीं है। डिसीजन विल किल ऑप्शंस, but this same decision making process is giving direction to your life. अच्छा, ऑप्शंस तुम्हारे सामने जो आ रहे हैं उनको आप देखोगे, कुछ ऑप्शंस तुरंत सुख देने वाले लेकिन लंबे समय की पीड़ा लाने वाले ऑप्शंस होंगे, तुरंत कन्वीनियंस देने वाले लेकिन लंबे समय का बॉन्डेज लाने वाले ऑप्शंस होंगे, ड्रॉप ऑफ एनर्जी देने वाले ऑप्शंस होंगे। कुछ ऑप्शंस पहले थोड़ा सा एफर्ट कराने वाले लेकिन लंबे समय का सुख लाने वाले ऑप्शंस होंगे। तुम्हारी बुद्धि के मुताबिक तुम अपने अपने ऑप्शंस चूज कर रहे हो, और वैसी ही जीवन की दिशा बना रहे हो। अच्छा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस पर इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे, लेकिन आप बहुत प्रामाणिकता से, सजगता से और प्रामाणिकता से, करेजियसली आप गौर से देखो, इवेंट बाय इवेंट लोग तुम्हें ये कह सकते हैं बहुत फोर्सफुली कि ये ऑप्शन चूज करो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन फाइनली वो चूज करना या ना करना
फाइनल ऑप्शन तुम्हारा है, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। मैं उसको रॉन्ग या राइट नहीं कह रहा हूं। कभी कभी तुम्हारी स्ट्रेंथ्स के आधार पर तुम ऑप्शंस चूज करते हो, कभी कभी तुम्हारी वीकनेसेस के आधार पर तुम चॉइसेस चूज करते हो, ऑप्शंस चूज करते हो। मैं उसको रॉन्ग करने नहीं बैठा यहां, लेकिन किसी ने तुम्हें जो कहा, फाइनली मानना या डिस्कार्ड कर देना तुम्हारा डिसीजन है। बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तुएं या परिस्थितियां या तुम्हारे अंदर के मनसा वाचा कर्मणा के जो कार्य, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में बात करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। अभी तक जिस तरह से तुम जीवन जीते जीते आए, उससे जो टेंडेंसीज बनी हुई होंगी, सुन रहे हो मेरी बात? Yes. अभी तक जिए हुए जीवन के आधार पर जो वृत्तियां बनी होंगी, टेंडेंसीज बनी होंगी, वो कंपेल कर सकती हैं तुम्हें ऑप्शंस चूज करने के लिए। लेकिन फाइनल तुम्हारे अंदर के इन्फ्लुएंस से या बाहर के इन्फ्लुएंस से फाइनल डिसीजन मेकिंग हमेशा तुम्हारे हाथ में दिया है बनाने वाले ने। इसलिए इस बुद्धि की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत को समझते हुए, सुन रहे हो मेरी बात? यस। हम गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हम मांगते क्या है? प्रभु सद्बुद्धि देना। एक बार बुद्धि सद हुई तो वो जो ऑप्शंस चूज करेगी तो आपके जीवन की दिशा सुंदर बना देगी, कल्याण कर देगी। बुद्धि में गड़बड़ है तो तुम्हारे जीवन को वो कबाड़े की तरफ लेके जा सकती है, गटर में डाल देगी तुम्हारे जीवन को, और डाल ही रही होगी कई इवेंट्स में। रिवर्स गियर लगाने वाली तुम्हारी बुद्धि ही है, फॉरवर्ड गियर चूज करने वाली भी तुम्हारी बुद्धि ही है माय डियर्स। छोटे बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म मिजरीज चूज करने वाली तुम्हारी बुद्धि ही है। छोटे अनुशासन, एफर्ट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म कल्याण चूज करने वाली भी तुम्हारी बुद्धि ही है। मैं ये कह रहा हूं, वेक अप टू दिस पावर ऑफ योर इंटेलिजेंस इज व्हाट आई एम सेइंग। बुद्धि के 4 कार्य मैंने अभी बताए। मन के कार्यों से जुड़े हुए बुद्धि के कार्य हैं। मन जो अनुभव कर रहा है उसको समझने वाली बुद्धि है, और मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली बुद्धि है, विपर्याय देने वाली। मन जो अनुभव कर रहा है उसके ऊपर लेबल लगा के जजमेंट देने वाली बुद्धि है, ये ऐसा वो वैसा। मन जो ऑप्शंस दे रहा है उसमें से चॉइस करने वाली बुद्धि है। और 5वां फैंटास्टिक पावरफुल कार्य बुद्धि का, तुम जो कर रहे होंगे, सुन रहे हो मेरी बात? तुम जो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, ऑप्शंस मिलने पर भी, तुम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे या जजमेंट्स लगा रहे होंगे, तुम ये जो भी कार्य कर रहे होंगे, तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि जो कार्य कर रही होगी, उन कार्यों को करने के लिए पीछे से सपोर्ट करने वाले तर्क भी तुम्हारी बुद्धि दे रही होगी। जस्टिफिकेशन, लॉजिक देने वाली बुद्धि ही है। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, चेतना है बनी हुई सत से, चित से और आनंद से। इनिशियल बेनिफिट, लॉन्ग टर्म हार्म, वो भी किस पर्सपेक्टिव से? तो थोड़ा सा सुख देने वाले लेकिन लंबे समय का एनर्जी ड्रॉप देने वाले कार्य अगर बुद्धि चूज कर रही है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का भी एक मन रहता है, एक उसकी टेंडेंसी रहती है। वो उसको सपोर्ट करने के लिए हार्मफुल टेंडेंसीज को सपोर्ट करने वाले जो तर्क देती रहती है बुद्धि, उसको कुतर्क कहते हैं। बेनिफिशियल टेंडेंसीज को सपोर्ट करने वाले जो एंगल मिलते रहते हैं तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि से, उसको वितर्क कहते हैं। विशेष तर्क है वो, स्पेशल लॉजिक है। अच्छा, तुम अपने जीवन को देख लेना, जितना तुम्हारी डिसीजन मेकिंग से नुकसान या लाभ
सुन रहे हैं मेरी बात? Yes. तुम्हारे डिसीजन मेकिंग से जितना नुकसान या लाभ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान या कहीं ज्यादा लाभ तुम्हारे तर्कों से। अरे लिसनिंग माय डियर, तुम्हारे जीवन को नुकसान करने वाली एक्टिविटी को तुम अगर सपोर्ट नहीं करो तो तुम्हारी खुद की ही बुद्धि थोड़े ही समय में तुम्हें कह देगी भैया ये छोड़ो यार, इनफ हो गया। Wow. सुन रहे हो मेरी बात? Yes. तुम्हारी ही बुद्धि खेल खेल रही है अपने खुद के साथ। बुद्धि का पांचवा कार्य तर्क, कुतर्क, वितर्क। नुकसान करने वाली एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला कुतर्क, न्यूट्रल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला तर्क, बेनिफिशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला वितर्क। कई बार ज्यादा हो रहा है क्या? इंटरेस्टिंग है। मैं क्या कह रहा हूं, कई बार तुमने अपने वितर्क लगा लगा के कितनी सारी हार्मफुल एक्टिविटीज से अपने आप को बचाया होगा। Yes. ये भी तुम्हारी बुद्धि कर ही नहीं होगी। कई बार तुम्हें बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि योगा करूं, मेडिटेशन करूं, जाके एक्सरसाइज करूं, बुद्धि बहुत सारे तर्क लगा रही होगी कि आज छोड़ो ना यार, बहुत हो गया। कई बार अपने वितर्क लगा लगा के तुमने अपनी हार्मफुल टेंडेंसीज को छोड़ा होगा मन से। Yes. Yes. हार्मफुल टेंडेंसीज भी नहीं, एक्टिविटीज को छोड़ा होगा। अच्छा, बेनिफिशियल एक्टिविटीज को तुम नहीं करते थे। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. हार्मफुल एक्टिविटीज ही करना जरूरी नहीं है, बेनिफिशियल एक्टिविटीज ना करना भी तो हार्मफुल ही है। Isn't it? बेनिफिशियल एक्टिविटीज ना करने को सपोर्ट करने वाला कुतर्क होगा। Yes. कई बार उसने इफेक्ट कर दिया तुम पर तो तुमने वो किया। कई बार तुमने उस कुतर्क को नहीं सुना, वितर्क को पकड़ के रखा तो तुमने वो किया। Isn't it? अच्छा, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के परे ले जाने वाली तुम्हारी श्रद्धा है। अरे लिसनिंग टू मी, कि भाई ऋषि जी ने ये कहा है, हमें करना है, मैटर फिनिश हो गया। तुम्हें समझ में आए ना आए, अंडरस्टैंडिंग हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारे जजिंग लेबलिंग हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग हो, तुम्हारे तर्क कुतर्क, उन सभी के परे ले जाएगा सडनली, क्योंकि ऋषि जी ने कहा है तो मुझे करना है, मैटर फिनिश हो गया वहां पर। Yes. इसलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा जग गई, विश्वास जग गया, वो अपनी बुद्धि के परे के अनुभव पाने के लिए तैयार हो गया। जिसके मन में श्रद्धा नहीं जगी, वो अपनी बुद्धि पर विश्वास कर करके कभी कभी फॉरवर्ड गैस, कभी कभी रिवर्स गैस, ऐसा जीवन जीता रहेगा। Wow. मैं फिर से एक बार, उनको रॉन्ग इनको राइट इसलिए कहने नहीं बैठा यहां। आप अपने जीवन के पर्सपेक्टिव से इस ज्ञान को सुनते रहना, यू विल सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन योर लाइफ। इट इज नॉट कि आज से शुरू होगा, ऑलरेडी यही हो रहा है। तुम्हारे पास एक व्यक्ति ऐसा है, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको तुम अनकंडीशनली यस कहोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि के परे के अनुभव कराने के लिए तैयार कर देगा सडनली। सुन रहे हो? Yes. यहां गुरु का, आचार्य का, एक शिक्षक का, एक टीचर का जो रोल है, दिस इज वेयर इट इज नेसेसरी ऑन दिस पाथ ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ इवैल्यूएशन भी और सेल्फ एवोल्यूशन भी। Wow. तुम अपनी बुद्धि से श्रद्धा
करने का स्थान तय कर सकते हो। ऐसा फैंटास्टिक फ्रीडम है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. तुम अपनी बुद्धि से तय कर सकते हो, हाँ इनके ऊपर विश्वास करने जैसा है। Yes, 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 yes. और जैसे ही तुम वो निश्चय करो, इनकी बातों को हाँ कहेंगे, सडनली उस एक विश्वास की वजह से दरवाजे खोलोगे तुम अपने आप के लिए, कल्याण अपना ही करोगे। ग्रेस भी उसी के बाद आती है। एब्सोल्युटली। मैं ग्रेस के बारे में आगे बात करने वाला हूं। ग्रेस तुम्हारी बुद्धि से भी आएगी। ग्रेस का ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तुम जो चूज करो कृपा उसमें तथास्तु करेगी। इसलिए हमारा करेक्ट चॉइसेस ये कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो वो श्रद्धा लाने में भी बुद्धि को तक यूज करती है। अगर वैसी बुद्धि है तो तुम उसको इनेविटेबल नहीं मानना। ये याद रखना, तुम्हारी बुद्धि को तुम चपत भी मार सकते हो। Yes. सुन रहे हो मेरी बात? Yes. उसको किक मार सकते हो अगर कुतर्की बुद्धि है तो। अभी तक के अनुभवों से उतनी तो समझ आ ही गई होगी कि तुम्हारी वितर्की बुद्धि है कि कुतर्की है। समझ देने वाली बुद्धि है कि अब विपर्याय देने वाली बुद्धि है। अभी तक के अनुभवों का एक स्कैनिंग कर लो, इमीडिएटली समझ में आ जाए। Look at the decisions you have taken in your life and look at the directions it has created in your life. Your past is your exercise book. Yes, beautiful. Beautiful. Look at your past. Good. It has already happened. Yes. You have chosen things. Isn't it? Yes. नहीं कह रहा। मैं फिर भी ये कहूंगा, तुम्हारी बुद्धि से भी समझोगे यही सूनर और लेटर, तुम्हारी श्रद्धा से भी समझ में यही आएगा तुम्हें सूनर और लेटर। Absolutely. परिपक्वता की ही बात है। जैसी ही बुद्धि परिपक्व होने लगेगी, यही बात समझ में आएगी जो श्रद्धा से तुम अपने आप समझ लो। सुन रहे हो मेरी बात? दोनों से एक्सपीरियंस होना है। हाँ? श्रद्धा से भी एक्सपीरियंस ही होगा, Absolutely. और उससे बुद्धि से भी एक्सपीरियंस ही होगा। Absolutely. अच्छा, बुद्धि का पांचवा कार्य, द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिक। ये कहीं तुम्हारे मैंपन से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ईगो से जुड़ा हुआ है, द नीड ऑफ द ईगो टू डिफेंड इटसेल्फ। तुम्हारे लाइकिंग को भी, तुम्हारे डिसलाइकिंग को भी, तुम्हारे कंड्यूसिव एक्शंस को भी, नॉन कंड्यूसिव एक्शंस को भी, तुमने अभी तक लिए हुए ऑप्शंस को, लिए हुए डिसीजंस को भी, तुमने छोड़े हुए डिसीजंस को भी सपोर्ट करने का मन, वो तुम्हारे अहंकार की वजह से है, मैंपन की वजह से है। थोड़ा सा नीचे बैठो, पीछे देख नहीं पा रहा। सुन रहे हो? अच्छा, मन के चार कार्य मैं फिर से एक बार याद दिला दूं। परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन पहला कार्य। थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर दूसरा कार्य। जागृत, निद्रा, स्वप्न और तुर्य, इन चार स्टेट्स में फ्लक्चुएशन मन का तीसरा कार्य। मन का चौथा कार्य तुम्हारे सामने ऑप्शंस रखते रहने, विकल्प कहते हैं उसको। मन ही के साथ जुड़ी हुई बुद्धि कभी समझ कभी गैर समझ पैदा करती है। दो कार्य हो गए। जो मन अनुभव कर रहा है उसको लेबल करती है, जजमेंट्स देती है, और जो ऑप्शंस मन दे रहा है उसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग का कार्य बुद्धि करती है। और पांचवा कार्य, जो भी मन के और बुद्धि के
किए हुए तुम्हारे कार्य हैं, उन सबको लॉजिक लगा लगा के, तर्क लगा लगा के वो सपोर्ट करती रहती है। हार्मफुल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला तर्क कुतर्क, बेनिफिशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाला तर्क वितर्क, न्यूट्रल एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला तर्क तर्क। तर्क कुतर्क वितर्क ये बुद्धि का पांचवा कार्य है। मन और बुद्धि के साथ ही चित्त जुड़ा है। आप देखो, नाम और रूप के साथ जो तुम अनुभव करते जा रहे हो, इवेंट बाय इवेंट बाय इवेंट, चित्त ऑलरेडी इंप्रेशन इकट्ठा कर रहा है। कल की बात, परसों की बात, आज सुबह की बात, 1 घंटे पहले की बात, 2 मिनट पहले की बात ऑलरेडी तुम्हें याद है। यस, मन के 4 कार्य याद हैं कि नहीं? बुद्धि के 5 याद हैं। देखो, चित्त ऑलरेडी इंप्रेशन इकट्ठा कर रहा है, उसको मेमोरी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क है। अच्छा, हार्ड डिस्क में 2 लेवल्स हैं। एक तो वो इंप्रेशंस इकट्ठा कर रही है, मन और बुद्धि के अनुभवों को इकट्ठा करती रहती है चित्त। और चित्त में दूसरा जो लेवल है, जिसको सबकॉन्शियस मेमोरी कह सकते हो, जस्ट टू गिव इट सम नेम, वरना है तो चित्त ही, उसमें वृत्तियां फॉर्म हो रही हैं, टेंडेंसीज बन रही हैं। आप प्लीज इसको समझ लेना। अब थोड़ा सा गहरा लेवल आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि अगर तुम शार्प नहीं रखो, फोकस शार्प नहीं रखो, तुम सूक्ष्म बातें मिस कर दोगे। सुन रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं ये देख लेना। हर व्यक्ति के साथ तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे अंदर के वातावरण में जो भाव जगे, वो भाव सबकॉन्शियस मेमोरी में इम्प्रिंट भी होते गए और उसकी वृत्तियां भी बनती गई। जैसे ही वो व्यक्ति तुम्हारे सामने फिर से आया, वही भाव अवेलेबल हो गया तुम्हें। कॉन्शियस मेमोरी ऊपर का लेवल क्या? नाम और रूप के साथ घटनाएं याद होना। सबकॉन्शियस मेमोरी में पैटर्न्स बन रहे हैं, टेंडेंसीज पैदा हो रही हैं। आप 5 साल पहले किसी के साथ कुछ सुंदर क्षण बिताए होंगे, उस क्षण तुम्हारे मन में जो सुंदर भाव जगे होंगे, 5 साल ऐसे इमेजिन करो, वो सपोज यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, 5 साल के बाद फिर से मिले तुम्हें, तो वही भाव फिर से अवेलेबल हो जाता है तुम्हें। इतनी वृत्तियां बनी हुई हैं। तुम्हारे बिजनेस क्षेत्र में तुम जो होते हो और तुम्हारे घर के क्षेत्र में तुम जो होते हो, एकदम ही अलग होंगे तुम। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होते हो तुम, उसकी वृत्तियां बन जाती हैं। यस। अच्छा, ये चित्त जो है उसका एक बहुत डेंजरस पैटर्न है। वृत्तियों की वृत्ति कह रहा हूं मैं, अरे लिस्निंग टू मी माय डियर। वृत्तियों की वृत्ति ऐसी है, वो नेगेटिव को ज्यादा पकड़ेगी, नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा होल्ड ऑन करती है। किसी के साथ 5 साल से अनुभव अच्छा चल रहा था, उन्होंने एक बार डांट दिया तो वो डांट याद रहेगी तुम्हें। If you are not aware enough, this tendency of the tendencies, वृत्तियों की जो ये चित्त की जो वृत्ति है, ये वो तुम्हारे जीवन को वो दिशा दे देगी। मैं ये कह रहा हूं, सुन रहे हो मेरी बात? यस, ये पॉइंट है। मैं उसमें तुम्हें गलत सही प्रूव नहीं कर रहा। दिस इज हाउ चित्त ऑपरेट्स। 10 अनुभवों में से जो नकारात्मक अनुभव रहा, चित्त उसको पकड़ेगा। उसका एक कारण है, क्योंकि प्रसन्नता को रेजिस्टेंस नहीं, अप्रसन्नता को रेजिस्टेंस है। और व्हाट यू रेजिस्ट विल ऑलवेज परसिस्ट। ये चेतना का खेल है। तुम्हारी रेजिस्टेंस की वजह से परसिस्टेंस हो रहा है। तो भैया उसका इंप्रेशन स्ट्रॉन्गर बन रहा है। एब्सोल्युटली। सो मे बी 5 years को वो एक एक्सपीरियंस दबा देगा, बिकॉज इंप्रेशन उसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए ना। वो नहीं चाहिए वाला जो भाव है,
रेजिस्टेंस वाला भाव है, प्रतिकार है उसके प्रति, तो वो अटक गया। यहाँ वाई है, वाई में भी है प्रतिकार ही। So expression of those things is a skill to move past that sometimes. अच्छा, मैं जो बहुत लंबे समय से, इफ यू रिमेम्बर, मैं ऑब्जर्व फिल्टर सरेंडर कहता रहता हूँ। तुम्हारे अंदर जो घट रहा है, तुम्हारे ही मन का इस्तेमाल करके तुम उसको ऑब्जर्व करना सीखो। तुम्हारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं। मन के 4 कार्य हैं, बुद्धि के 5, चित्त के 2 लेवल्स, अहंकार के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें जो घट रहा है, उसमें कौन सा रखने योग्य, कौन सा त्यागने योग्य, Absolutely. ये विवेक का फिल्टर है। तुम्हारी ही बुद्धि का विवेक है ये। विवेक वाली बुद्धि लंबे समय के सुख चूज करती है, अविवेकी बुद्धि छोटे समय के सुख चूज करती है, लेकिन उसके साथ आने वाले इनएविटेबल दुखों को भुगतती रहती है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. ये बात ये आई बात समझ में? मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, जैसे तुम्हारे चित्त में बहुत बहुत सिमिलर टू ए हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर, जैसे तुम्हारे चित्त में इंप्रेशंस इकट्ठा करने की एबिलिटी है, वैसे तुम्हारे चित्त में से इंप्रेशंस छोड़ने की भी एबिलिटी उसमें ऑलरेडी है। As you are able to download on the hard disk, you are also able to delete from the hard disk. ऐसा नहीं है कि ये डेवलप करनी पड़ेगी, इट्स ऑलरेडी देयर। क्योंकि तुम छोड़ पा रहे हो, इसीलिए तुम सो भी पा रहे हो हर रात को। वरना सो ही नहीं पाते। Absolutely. क्योंकि तुम छोड़ पा रहे हो, इसलिए संबंधों की थोड़ी सी गड़बड़ों को भी तुम ठीक कर पा रहे हो जीवन में। ऐसा नहीं है कि एक बार गड़बड़ होगी तो परमानेंटली गड़बड़ी होगी। Isn't it? Your चित्त is like a hard disk of a computer. It is able to collect impressions. It also has the ability to drop impressions at will. उस प्रोसेस को तुम्हें अगर उस चित्त की, सुन रहे हो ना? Yes. चित्त की उस एबिलिटी को अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें ये प्रोसेस सीखना पड़ेगा। ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर। तुम डिसाइड करो, लेट योर इंटेलिजेंस डिसाइड व्हाट यू वांट टू कीप इन योर लाइफ एंड व्हाट यू वांट टू डू नॉट कीप इन योर लाइफ। क्या तुम रखना चाहते हो, क्या तुम छोड़ना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि से तुम तय करो। अच्छा, तुम अपनी बुद्धि के लेवल से प्रामाणिक रहना, मैं ये कह रहा हूं। तुम किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना अपनी। मैं मेरा कहूं, विचारों के लेवल पर फिल्टर लगते हैं सर। इमोशन तो बहुत बहुत ग्रोस है, कोई बड़ी बात नहीं इमोशंस छोड़ना। कौन सा विचार रखें, कौन सा छोड़ दें, योर चॉइस। कौन सा इमोशन रखें, कौन सा छोड़ दें, कंप्लीटली योर चॉइस। कौन सी मेमोरी रखें, कौन सी मेमोरी छोड़ दें, योर चॉइस। कौन सा जजमेंट रखें, कौन सा छोड़ दें, योर चॉइस। तुम्हारे जीवन के 6 क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र को कितना डेवलप करें, कौन से क्षेत्र को थोड़ा सा रिलीज कर दें, कंप्लीटली योर चॉइस इज व्हाट आई एम सेइंग। किसी को नहीं अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे, उसका तुम्हारे मन पर प्रभाव रखें या ना रखें, योर चॉइस। सुन रहे हो मेरी बात? कोई उम्र में बहुत बड़ा है लेकिन उनकी बुद्धि विवेकी नहीं है, तो उनकी उम्र के लिहाज से उनकी बात सुन ही लेना, ये भी तुम्हारा चॉइस है, या उनको संभाल लेना लेकिन अपने दिल की कल्याणकारी बात करना, ये भी तुम्हारा चॉइस है माय डियर्स।
सुन रहे हो? मैं किसी की बात नहीं सुनना ये नहीं कह रहा हूं. मेरा पॉइंट ये है, प्लीज लेट योर विवेक डेवलप. व्हाट टू कीप, व्हाट नॉट टू कीप. Let your vivek drive your life, not your tendencies. Are you listening to me, my dear? Absolutely. ये सब कुछ कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा विवेक तुम्हारे जीवन को चलाए, तुम्हारी वृत्तियां नहीं. सुन रहे हो? Yes. अच्छा, जैसे मैं ऑप्शंस कह रहा था, तुम्हारा मन जो ऑप्शंस ऑफर कर रहा है तुम्हें, हर ऑप्शन दो साइड वाला सिक्का है. Absolutely. एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी. सुन रहे हो मेरी बात? Yes, yes. विवेकी मन, अरे लिसनिंग, विवेकी बुद्धि एडवांटेज के लिए ऑप्शंस चूज करे और उसके साथ इनएविटेबली आने वाले डिसएडवांटेजेस को रिलीज करने के लिए भी तैयार रहे. ये जीवन जीने की कला है. Yes. सुन रहे हो मेरी बात? Yes. ये Yes. तुम जो ऑप्शंस चूज करने वाले हो, उसके दोनों साइड्स तुम्हारे सामने आने वाले हैं. दो साइड का वाला सिक्का है, हेड्स भी होगा और टेल्स भी. एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस भी. कभी कभी लेसर इंटेलिजेंस डिसएडवांटेजेस को देखकर बड़े बड़े एडवांटेजेस छोड़ देता है. लेसर इंटेलिजेंस छोटे से डिसएडवांटेजेस की वजह से बड़े एडवांटेजेस छोड़ देता है. हायर इंटेलिजेंस, और वो मैं फिर से एक बार मैं जो बात कर रहा हूं, करेजियसली, Yes. ताकत के साथ, ब्रेवली हायर एडवांटेज चूज करो और उसके साथ आने वाले छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस के लिए पहले से तैयारी कर लो. ये विवेकी बुद्धि है. सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? Yes. और ऋषि जी हमारा प्रश्न बाद में, अभी कंप्लीट करनी. सॉरी सर. मन की 4, बुद्धि के 5, चित्त की 2 लेवल्स. अच्छा, चित्त के सेकंड लेवल को अगर समझेंगे तो उसमें 3 सेक्शंस में वृत्तियां पड़ी हैं. चित्त का ऊपर का लेवल है कॉन्शियस मेमोरी, जिसमें नाम और रूप के साथ की घटनाएं याद हैं. चित्त के नीचे के लेवल में जो वृत्तियां पैदा हो रही हैं, उनको देखोगे तीनों सेक्शंस की वृत्तियां हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा. तुम जो शब्द बोल रहे हो उसकी वृत्तियां भी पैदा कर रहे हो. वही शब्द फिर से बोलने की इच्छा होगी. रिसेंटली मेरी चित्त ने ये एक एक्सप्रेशन पिकअप कर लिया है. क्या बात है? मेरी चुटकी मेरा मजाक उड़ाती रहती है उसको लेके. ये अभी अभी रिसेंटली पिकअप किया है मैंने. कुछ अच्छी बात हो तो मन से शब्द बोलता हूं, क्या बात है? अच्छा, मैं पूछता रहता हूं, सुन रहे हो? आई वॉन्ट यू टू लिसन, बट फॉर दैट व्हाट वर्ड्स आर कमिंग इन माई माउथ अगेन एंड अगेन. सुन रहे हो? दूसरे भी तो तरीके हो सकते हैं तुम्हें फिर से एक बार कलेक्ट करने के. वापस तुम्हारा मन कलेक्ट करने के. लेकिन ये शब्द उसकी वृत्ति बन गई है. एक्शंस में क्या वृत्ति बनी है? यस, ये शब्द बोलने की वृत्ति. मनसा वृत्तियां, वाचा वृत्तियां, कर्मणा वृत्तियां. तुम जो बार बार कर रहे हो उसकी वृत्तियां भी पैदा कर रहे हो. देखो कितना डेंजरस. मैं सजग करने के लिए कह रहा हूं, तुम्हें थ्रेटन करने के लिए नहीं. बट बी वेरी श्योर, तुम जो डिसीजंस ले रहे हो अपने जीवन के लिए, वो उन क्षणों के लिए तो तुम्हारे जीवन की दिशा बना ही रहे हैं. तुम्हारे चित्त में उसी प्रकार की वृत्तियां भी पैदा कर रहे हैं.
तुम कुतर्कों के द्वारा कुतर्कों की ही वृत्तियां स्ट्रांग करोगे माय डियर्स। एक बार कुतर्क लगाओ, दूसरी बार वही कुतर्क आता है वापस, तीसरी बार में तो ऑटो पायलट पर चला गया, वैसा एटमॉस्फेयर बना, ऑलरेडी वही कुतर्क आ भी गया होगा सामने। सत्य को टॉस मार दोगे, बेनिफिट्स को टॉस मार दोगे, कुतर्कों को पकड़ पकड़ के जीवन जियोगे, क्योंकि उसकी वृत्तियां बन गई हैं। क्या क्या? सत्यों को टॉस मार दोगे, बेनिफिट्स को टॉस मार दोगे, कुतर्कों की वृत्ति से जीवन चला लोगे। सुन रहे हो मेरी बात? जितना नुकसान तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा में, अरे लिस्निंग? यस। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं, वृत्तियां बनी हैं 3 सेक्शंस में, मनसा वाचा और कर्मणा। उन वृत्तियों को ऑब्जर्व करो तो 2 प्रकार की वृत्तियां समझ में आएंगी। कुछ तुम्हारे जीवन को नुकसान करने वाली वृत्तियां हैं, जिनको क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, और कुछ तुम्हारे जीवन को लाभ करने वाली वृत्तियां हैं, जिनको अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। अक्लिष्ट वृत्तियों में न्यूट्रल वृत्तियां भी और बेनिफिशियल वृत्तियां भी शामिल हैं। सुन रहे हो मेरी बात? नुकसान करने वाली वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, बाकी सभी को अक्लिष्ट कहते हैं। अच्छा, क्लिष्ट वृत्तियों को सपोर्ट करने वाला कुतर्क, अक्लिष्ट में न्यूट्रल वृत्तियों को सपोर्ट करने वाला तर्क, बेनिफिशियल वृत्तियों को सपोर्ट करने वाला तर्क। अच्छा, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं, तुम इस डेटा को अपने जीवन के लिए शामिल, अपने जीवन के रेफरेंस में उसको सुन लेना, उसके ऊपर मनन कर लेना। सुन रहे हो? एक स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मूला दिया है, श्रवण मनन निधिध्यास। श्रवण माने सुनना, मनन माने उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन हो, विचार हो, पॉन्डरिंग हो, चिंतन हो, और निधिध्यास माने अपने जीवन में उसको जो श्रवण किया, जो उतारने योग्य चीज समझ में आने लगी तुम्हें अपने मनन के द्वारा, उसको उतारने का निश्चय जो है, कमिटमेंट जो है, उसको निधिध्यास कहते हैं। अगर श्रवण किया, मनन नहीं हुआ, कहीं पहुंचेगी नहीं बात। श्रवण किया, मनन भी किया, लेकिन निश्चय नहीं किए। सुन रहे हो मेरे? यस यस। निश्चयों से तुम्हारे जीवन की दिशा है। डिसीजन मेकिंग इज व्हाट कमिटमेंट इज। इफ यू डिसाइड टू चूज दिस फॉर योर लाइफ फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम, मे बी 20 डेज के लिए डिसीजन लो। लेट योर इंटेलिजेंस कमिट, लेट योर इंटेलिजेंस डिसाइड टू डू थिंग्स, ताकि सभी बाकी के ऑप्शंस खत्म हो जाएं। सुन रहे हो मेरी बात? कमिटमेंट माने क्या है? उसी क्षेत्र में तुम्हारे मन में संकल्प भी होंगे और विकल्प भी। ज्यादा हो रहा है नहीं। ये प्लीज समझ लेना। डिसीजन मेकिंग माने क्या, कमिटमेंट माने क्या है कि तुम्हारे सामने जो ऑप्शंस हैं उसमें से तुम ये करने का डिसीजन लेते हो, तो बाकी के सभी ऑप्शंस को तुम छोड़ रहे हो। अच्छा, अगर डिसीजन सिर्फ ऐसे कैजुअली इच्छा के लेवल पे है, तो उसका वैसा रिजल्ट पाओगे जैसे ही तुम उसको कमिट कर लेते हो। बाकी के ऑप्शंस लंबे समय के लिए तुम ड्रॉप करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। अरे लिस्निंग टू मी? यस। मैं ये कह रहा हूं, ये कमिटमेंट का महत्व है। तुमने अभी सुना, अभी कोई समझ में आया, अभी तुमने डिसीजन लिया, थोड़े समय के लिए इंप्लीमेंट हुआ, थोड़े समय के बाद फिजल आउट हो गया, ये होने की पूरी संभावना। लेकिन अगर तुम्हें वैसा ही जीवन लंबे सीरीज ऑफ इवेंट्स के लिए, समझे, घटनाक्रम के लिए तुम्हें लंबा वैसा ही जीवन चाहिए, वही तुम्हें चॉइस करते रहना है, वही ऑप्शंस चूज करते रहना है, डिसाइड करते रहना है, तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। आर यू लिसनिंग? एब्सोल्युटली। दैट्स द पॉइंट। कई बार
ऋषि जी के साथ, गुरु जी के साथ, या कोई बात सुनते हो, उस मोमेंट के लिए डिसीजंस आते हैं मन में और वो कर भी लेते हो, लेकिन जैसे ही उस वातावरण का जो इफेक्ट है तुम्हारे मन पर वो फिजल आउट होता है, यू गो बैक टू योर टेंडेंसीज because you are not committing to keep making the same decisions again and again and again for a substantial amount of time till it becomes a part of your vrittis, टेंडेंसी बन जाए, Till it becomes a habit. part of your vrittis. हैबिट इज अ टेंडेंसी. तुम्हारी वृत्ति बनने तक तुम्हें कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे. यस. अच्छा, कमिटमेंट का एक और महत्व है, ये याद रखना. Why commitments are necessary is because जो ऑप्शंस सामने आ रहे हैं, जिन ऑप्शंस में इमीडिएट सुख मिलता है उसमें कमिटमेंट्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमीडिएट सुख है. एब्सोल्युटली. जिन ऑप्शंस में पहले एफर्ट करना पड़ेगा फिर बाद में सुख मिलेगा, उसमें कमिटमेंट की जरूरत नहीं. यस. मंद बुद्धि लोगों को इमीडिएट सुखों में रस है. यस. हायर इंटेलिजेंस को थोड़ा सा एफर्ट करने में, अनुशासन करने में कोई तकलीफ नहीं, उनको लंबा सुख चाहिए. यस. सुन रहे हो मेरी बात? एब्सोल्युटली. और उनके लिए दिया हुआ यह फॉर्मूला है. इफ यू वांट टू लिव लाइफ विथ हायर सत, हायर चित, हायर आनंद, you will require to keep dropping the immediate sukh wale options, keep choosing higher sukh wale options. और उसके लिए क्या फॉर्मूला? ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, सरेंडर करो जो गड़बड़ वाली चीजें हैं, और जो बेनिफिशियल चीजें हैं उसके ऊपर श्रवण के ऊपर मनन, मनन के ऊपर निश्चय करो, निधिध्यास करो. निश्चयों के बगैर कोई चारा नहीं. इसको भगवान ने भगवत गीता में इतना सुंदर वर्णन किया है. कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसा इंटेलिजेंस जो कमिटमेंट्स करने के लिए उतारू है. करने योग्य चीजों को करने का निश्चय, छोड़ने योग्य चीजों को छोड़ने का निश्चय. निश्चय करने वाली बुद्धि, ये ब्रह्म ज्ञान के लिए एक क्वालिफिकेशन की तरह वर्णन किया है इसका. क्या? फुल ब्लॉसमिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या? तो निश्चयात्मिका बुद्धि. जिसकी बुद्धि निश्चय नहीं कर रही वो सब जानने के बावजूद भी गटर में पड़ा रहेगा, आसपास की गंदगी को भुगतते भुगतते पड़ा रहेगा. सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, उसमें तुम देखोगे, लगेगा तुम्हें कि व्यक्ति या वस्तुएं या परिस्थितियां तुम्हें बांध रही हैं, लेकिन थोड़ा सा स्व अध्याय करो, समझ में आएगा तुम्हारी अभी तक जी हुई वृत्तियां ही तुम्हें बांध रही हैं. सुन रहे हैं मेरी बात? अभी तक के जीवन के आधार पर जो वृत्तियां बनी हुई हैं, क्लिष्ट वृत्तियां बांधती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां मुक्त करती हैं. मन के 4 कार्य, बुद्धि के 5 कार्य, चित्त में 2 लेवल्स. जिसमें नीचे का जो लेवल है, वृत्ति, चित्त की वृत्तियों में 3 सेक्शंस, मनसा, वाचा और कर्मणा. और उन तीनों सेक्शंस में दोनों प्रकार की वृत्तियां दिखेंगी. क्लिष्ट वृत्तियां जीवन को नुकसान करती हैं, अक्लिष्ट जीवन का उत्थान करती हैं, लाभ करती हैं. अच्छा, नुकसान और लाभ को भी समझ लोगे तो है क्या? सत
या चित्त या आनंद कम करने वाली वृत्तियों को नुकसान करने वाली वृत्तियां कहते हैं, सत या चित्त या आनंद को बढ़ाने वाली वृत्तियों को लाभ करने वाली वृत्तियां कहते हैं। Absolutely. So, यस yes. अच्छा, उसके परे है अहंकार। अच्छा, इसका खेल कैसा है? मन है, इसको देख लो, ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं. इंटरेस्टिंग। Yes. Very. नाउ, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीव, उसमें शरीर सबसे स्थूल, सबसे ग्रोस, तुम देख सकते हो, उसको छू सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। उससे सूक्ष्म है सांस, उसको देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो। उससे सूक्ष्म मन, उससे सूक्ष्म बुद्धि। मन को तो तुम फिर भी, मन के 4 कार्य समझना कोई मुश्किल बात नहीं। 5 इंद्रियों से मन ग्रहण करता है, हाँ समझ में आ गया। पास्ट फ्यूचर के बारे में लोलक गति करता, समझ में आ गया। जागृत, निद्रा, स्वप्न, तुरी, समझ में आ गया। ऑप्शंस देता है मन, समझ में आ गया। लेकिन बुद्धि जो कर रही है, तुम्हारे कुतर्कों को तुम्हें समझने के लिए और मुश्किल पड़ेगी माय डियर्स। तुम्हारे डिसीजंस को तुम देखना चाहो तो और ज्यादा सजगता चाहिए, क्योंकि और सूक्ष्म है। सुन रहे हो मेरी बात? किसी ने तुम्हारे साथ कोई बिहेवियर किया, तुम्हारी बुद्धि ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया होगा, इसके बाद इसके साथ कभी भी प्रेम नहीं करूंगा। Yes. सुन रहे हो मेरी बात? और तुम्हारा पूरा जीवन उस व्यक्ति के साथ जीते जीते भी बगैर प्रेम का जीवन जीते रहोगे, उस एक डिसीजन की वजह से, मूर्खों की तरह। सुन रहे हो? Yes. तुम चपत के लायक हो, आई एम टेलिंग यू। अगर तुम अपनी डिसीजंस को समझ लोगे ना, तुम्हें अपने आप को चपत मारने का मन करेगा। लुक व्हाट डिसीजंस योर इंटेलिजेंस हैज टेकन। सुन रहे हो? Yes. बुद्धि के परे चित्त है, उसमें टेंडेंसीज है। बुद्धि को पता है कि कौन सी टेंडेंसी रखने योग्य, कौन सी टेंडेंसी छोड़ने योग्य, लेकिन टेंडेंसीज और पावरफुल है। जैसे शरीर से सूक्ष्म सांस, से सूक्ष्म मन, से सूक्ष्म बुद्धि, से सूक्ष्म चित्त। देखो बनाने वाले ने कैसा खेल बनाया है। जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, वो और पावरफुल होते जा रहे हैं, एक एक लेवल्स। हम मूर्खों की तरह ये समझते हैं कि शरीर पावरफुल, और शरीर के लिए ही जीते रहते हैं। Yes. सुन रहे हो? Yes. Yes. सुन रहे हो? Yes. मन का पावर देखिए, बुद्धि का पावर देखिए। बुद्धि ने जैसे ही डिसीजन लिया, ये 85-90 किलो का शरीर नाचने लगा उसी तरह। शरीर तो स्लेव है, आई एम टेलिंग यू। उसको तुम जो नाच नचाओगे वो वैसा नाचेगा। उसकी अपनी कोई बुद्धि है ही नहीं, एब्सोल्युटली स्थूल। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आने वाली बातों के बावजूद तुम्हारी वृत्तियां इतनी स्ट्रांग कि उस समझ को भी वो टॉस पर मार देगी, वृत्तियां ही हावी होती रहेंगी।
सुन रहे हो? Yes. अच्छा, वृत्तियों से छूटने का एक ही मात्र उपाय, ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। Now to ask this. अच्छा, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना डिलीट होने में टाइम लगेगा। जी सारी फाइल बड़ी हो तो उतना टाइम कमिटेडली लगे रहना पड़ेगा। लगे रहो। अच्छा, मैं इसका एक और डायनामिक्स समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं यहाँ। अपनी अपनी बुद्धि से सब समझेंगे। यू नो, इतने जन्मों से बेभान अवस्था में बिल्कुल इस डायनामिक्स को समझे बगैर जीते जीते यहां पहुंचे हो, और वैसी वृत्तियां बनाते बनाते सडनली अभी रिसेंटली कुछ समय से इसके बारे में सजगता बढ़ने लगी। तो चॉइस भी मिलने लगा कि चलो छोड़ भी सकते हैं इसको, एट विल छोड़ सकते हैं, ऑन डिमांड छोड़ सकते हैं, जब चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन बटारा बहुत बड़ा है, इसलिए कमिटमेंट का महत्व है। Yes. सुन रहे हैं मेरी बात? मैं सचमुच ये नहीं कह रहा हूं किसी का दोष है। क्या दोष है मुझे सच्ची बताओ? जो गड़बड़ वाली टेंडेंसीज तुम में अभी हैं, तुमने जानबूझ के पैदा की हैं क्या? वो वैसा ही जीते जीते पहुंच गए। अच्छा देखो, तुम वैसा क्यों जिए तो समझ में आएगा, और कोई तरीका पता ही नहीं था जीने का। जो सूझता गया वो करते गए, करते करते ऐसे बन गए हैं। लेकिन अब पहली बार शायद इन लाखों जन्मों वाले प्रोसेस में सडनली पहली बार लास्ट 1-2 साल के अंदर, या शायद कुछ लोगों को तो उससे भी कम समय से, ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ है कि तुम चूज करो, क्या करूं, रखूं क्या छोड़ूं। पहली बार ऑप्शन अवेलेबल हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूं, तुम अब से पहले की जो बातें हैं ना, उसको ऐसा समझो जैसे इनएविटेबल है, हो गई है। उसके बारे में फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना मन में कि मैं ऐसा क्यों हूं। मैं कह रहा हूं अभी तुम ऐसे हो, लेकिन इसके बाद की जो घटनाएं हैं तुम उनको अपने इंटेलिजेंस से, अपने विवेक से डिजाइन कर सकते हो। मेरा ये पॉइंट है। Absolutely. सुन रहे हो? Yes. अभी तक अवेलेबल नहीं था, डजंट मैटर। जब जागे तब सवेरा। अभी से अवेलेबल है तो उस सजगता के आधार पर मैं क्या कह रहा हूं पता है? यहां तुम जो सुन रहे हो ना, श्रवण के ऊपर मनन जरूर करना और निधिध्यास करो, निश्चय करो। आज रात को सोने से पहले, इस क्षण के बाद तुम अपने जीवन को जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हो, उसके 5 निश्चय करके सोना। 5 कमिटमेंट्स करो। अच्छा, कौन से आधार पर निश्चय करने चाहिए? आई एम कमिंग टू दैट। आई विल गिव यू द ओल्ड डायनामिक्स। पूरा रोड मैप तुम्हारे सामने रख दूंगा मैं। तुम चूज करो अपने जीवन को, तुम कहां लेके जाना चाहते हो। व्हाट डू यू थिंक? Yes. अच्छा, मन की 4, बुद्धि के 5 कार्य, चित्त के 2 लेवल्स, मनसा वाचा कर्मणा में क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ईगो। ईगो के है ना 5-6-7 फ्लेवर्स हैं, मोटा मोटी। शायद 2-3 ये हो सकते हैं जो मैंने मिस किए हों। तुम्हें अगर कोई ईगो का फ्लेवर समझ में आए तो मुझे बताना, मैं मेरे लिस्ट में शामिल कर लूंगा। मुझे सबसे पहला ईगो का फ्लेवर समझ में आता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ घटनाओं में किसी के सामने
बड़े बनने का प्रयत्न करोगे, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। दूसरा फ्लेवर है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कुछ घटनाओं में किसी के सामने छोटे हो जाने का अनुभव करोगे। अच्छा, बड़े बनना या छोटे बनना, उसको किस आधार पर बड़े और छोटे बनोगे? तो कभी कभी पैसे के आधार पर, कभी कभी पोजीशन के आधार पर, कभी कभी फिजिकल ब्यूटी के आधार पर। मैं कह रहा हूं तुम्हारी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके, आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? हर एक जीव में कुछ प्लसेस कुछ माइनसेस। तुम्हारी ताकतों का, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स का, तुम्हारे एडवांटेजियस साइड्स का इस्तेमाल कर करके किसी के सामने बड़े बनने का जो तुम्हारा प्रयत्न है, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे हो? Yes. और किसी के सामने छोटे हो जाने का जो अनुभव है, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों फ्लेवर्स हैं ईगो के। इनको ईगो को नेगेटिव क्यों कहते हैं, नकारात्मक क्यों कहते हैं, हार्मफुल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनके सामने वो सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी तुम्हारी चेतना में आ गया, ऊपर एक्सपोज हुआ, वो ड्राइविंग सीट पे आ गया, उन व्यक्तियों को उतनी घटनाओं के लिए अपनापन नहीं कर सकोगे। अरे लिसनिंग टू मी माय डियर, अपनेपन का, नेचुरलनेस का, रियलनेस का, स्पॉन्टेनिटी का सुंदर अनुभव तोड़ते रहोगे, बड़े या छोटे बन जाओगे। अरे लिसनिंग। अच्छा, तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे उस बड़ेपन या छोटेपन की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तुम किसी के सामने बड़े बनो, वो तुम्हारे सामने छोटे बनते रहेंगे और उसकी वृत्तियां बनेंगी। वो व्यक्ति जैसे ही तुम्हारे सामने आए छोटापन लेकर, तुम उनके सामने बड़े हो जाओगे, नुकसान ही करते रहोगे। समझ रहे हैं? तुम टीचर रहे हो, स्टूडेंट के सामने बड़े बनते रहोगे, अपना नहीं बना पाओगे, उनको खुल नहीं पाओगे, प्रेम नहीं कर पाओगे। प्रेम वाला फैंटास्टिक फ्लेवर बार बार छूटता रहेगा तुमसे। पोजीशन में भी यही है। तुम ऑफिस में जो पोजीशन पकड़ के बैठे, उस पोजीशन से बड़े वाले लोग तुमसे बड़े, तुम उनसे छोटे। उस पोजीशन से नीचे वाले लोग तुमसे छोटे, तुम उनसे बड़े। इस चक्कर में तुम देखोगे इतने सालों से उनके साथ रह रहे होंगे, लेकिन अपनापन का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, तुम जहां अपनापन का अनुभव कर रहे हो, या उम्र में, या ओहदे में, या पोजीशन, वो पैसे में, ज्ञान में, कितने भी बड़े या कितने भी छोटे हों, जहां अपनापन का अनुभव है, ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। Correct. Very true. Isn't it? Yes. मेरे से कितने ज्ञानी, कितने ज्यादा अनुभव वाले लोग, लेकिन मुझे उनके सामने छोटापन नहीं है, तो मैं उनके साथ इतना प्रेम का अनुभव करता हूं। मेरे से कितने भी छोटे लोग, ज्ञान में कहो, उम्र में कहो, आई एम सेइंग, ना मुझे बड़ा बनने का कोई रस है, तो हर एक के साथ अपनापन का अनुभव है। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। My point is this: it has got nothing to do with the money, nothing to do with the age, nothing to do with the position. It has got to do with your superiority, your inferiority. और ऐसा जीते जीते तुम इतने आदी हो जाते हो, इतनी वृत्तियां बन जाती हैं कि तुम्हें और कोई तरीका पता ही नहीं होता जीने का। और फिर तुम समझते हो मुझे प्रेम का अनुभव नहीं है। Yes. 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 लेकिन वो तुम्हारे छोटेपन या बड़ेपन की वजह से। अच्छा, ईगो के दूसरे दो फ्लेवर्स हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस। अब देखो, मैं कहता हूं ऑब्जर्व करो, फिल्टर लगाओ, जो गड़बड़ वाली बातें छोड़ो उसको। लेकिन गिल्ट या विक्टिम वाला जो ईगो आया होगा ऊपर,
तो वो गड़बड़ों को छोड़ के, क्लिष्ट वृत्तियों को छोड़ के, नकारात्मक भावों को छोड़ के तुम्हें फ्री नहीं होने देगा। उसको ब्लेम करने में रस है। किसी को ब्लेम करने वाला ईगो विक्टिम कॉन्शियसनेस, अपने आप को ब्लेम करने वाला ईगो गिल्ट कॉन्शियसनेस। यस, है ब्लेमिंग टेंडेंसी। ईगो का एक और खेल, ईगो थ्राइव्स ऑन ब्लेमिंग। Absolutely. Sometimes it blames itself and thrives. Sometimes it blames others and thrives. ईगो की ये दो और फ्लेवर है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट कॉन्शियसनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस। ईगो का एक और दो और फ्लेवर्स हैं, डिफेंसिव कॉन्शियसनेस एंड अलूफ कॉन्शियसनेस। जैसे ही कोई व्यक्ति रिस्क लेकर तुम्हें तुम्हारी क्लिष्ट वृत्ति समझाने का प्रयत्न करे, तुम्हारा डिफेंसिव कॉन्शियसनेस वाला ईगो ऊपर आए, rather than thanking them, you start defending yourself. So stupid, so animal-like, so less intelligence is what I'm saying. Intelligence का ही है खेल। अहंकार इतना बढ़ा हुआ और बुद्धि इतनी छोटी कि वो समझ ही नहीं पा रही कि अहंकार मेरे ही जीवन को क्या कर रहा है। इतनी छोटी बुद्धि और इतना बड़ा ईगो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा ही ईगो मेरे ही जीवन का क्या कबाड़ा कर रहा है। कहीं भी जाएंगे पोज बना के बैठेंगे, क्योंकि अपने उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके किसी को इंप्रेस करने का मन है। स्कोरिंग ब्राउनी पॉइंट्स कहते हैं। खुद के अभी तक के अनुभवों में से क्या क्या चीजें मन में इकट्ठा करके रखते हैं कि कहीं ये पत्ता इस्तेमाल करूंगा, कहीं वो पत्ता इस्तेमाल करूंगा, लोगों को इंप्रेस करने का प्रयत्न करूंगा, बड़ा होने का प्रयत्न करूंगा। Are you listening to me, my dear? Absolutely. Is this making sense to you? Yes. Are you looking at your life through this? Yes. कभी कभी ये थोड़ी सी इंटेंस बातें हैं ना, इतने सीधे जब हम सत्य खोलते हैं, लगता है कि ऋषि जी मेरे को शूट कर रहे हैं। I have no business of doing that, my dears. But your ego is getting short. ये सत्य है ही ऐसा। सुन रहे हो? Yes. डिफेंसिव कॉन्शियसनेस एंड अलूफ कॉन्शियसनेस। आप ये देखेंगे, अलूफ कॉन्शियसनेस वाले लोगों का उस फ्लेवर वाला ईगो किसी से कोई कनेक्शन नहीं। इवेंट बाय इवेंट तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मौके होते हैं। इवेंट बाय इवेंट तुम्हें लोगों से कनेक्ट करने के मौके होते हैं। इवेंट बाय इवेंट तुम्हें एंथुजियास्टिक होने के मौके होते हैं, जीवन को हायर लेवल पर जीने के मौके होते हैं। लेकिन तुम्हारा वो अलूफ वाला ईगो ये सभी मौके छोड़ के फर्नीचर की तरह बैठा रहेगा। एवोल्यूशन का स्टेज गड़बड़ वाला है, आई एम टेलिंग यू दिस। तब उसमें रस है, वरना प्रेम में रस ना आए तुम्हें, पॉसिबल नहीं है। एवोल्यूशन का स्टेज है वो। सुन रहे हो मेरी बात? मैं वंस अगेन रॉन्ग राइट की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं, as soon as you will identify your ego, look what happens to you. जैसे ही तुम इस ईगो के चक्कर को समझ लो, सडनली तुम्हारा उसी ईगो से डील करने का, उसको जीने का सडनली तरीका बदलेगा। यू विल रियली सी इट। और कैसा है पता है, मैं कई बार ये एग्जाम्पल भी देता ही हूं कि अंधेरा कमरा है
तुम लाइट का स्विच ढूंढ रहे हो, तुम्हें रस्सी हाथ में आ गई, लगा सहारा मिला, चलो सहारे को पकड़ के ढूंढते ढूंढते तुम्हें लाइट स्विच दिखा, ऑन किया, समझ में आया ये रस्सी नहीं सांप है। तुम्हारा खुद का ही इंटेलिजेंस छोड़ देगा उसको, मैं ये कह रहा हूं। वो जब तक लाइट स्विच ऑन नहीं हुआ तब तक ही तुम उसको सहारा समझ के पकड़ने वाले हो, वो डस डस के तुम्हारे जीवन का कबाड़ा करता रहेगा। एब्सोल्युटली, ये एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है। ईगो को जैसे ही तुमने समझ लिया, ओ ये तो सांप है, छोड़ दिया। तुम्हें जानबूझ के कुछ नहीं करना पड़ेगा। योर इंटेलिजेंस, योर इंस्टिंक्ट्स आर ऑलरेडी डिजाइन्ड टू ड्रॉप इट। It thrives only in the darkness of agyan, misunderstanding. Once again, the function of your own intelligence. Absolutely. Are you listening, my dear? है बुद्धि का ही खेल जो अहंकार को समझ नहीं पाई। सुन रहे हो? अच्छा, कॉन्सेप्चुअली इन 6 फ्लेवर्स ईगो के, ये समझ लेना एक अलग बात है। अपने जीवन में उसका प्रकाश समझ लेना, देख लेना, ये एकदम अलग बात है। मैं स्व अध्याय की बात कर रहा हूं यहाँ। हैव यू अंडरस्टूड योर ईगो इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। वरना फिर से एक बार तोतों की तरह हम ईगो के 6 फ्लेवर याद रख लेंगे Yes, yes. और लाइट स्विच ऑन ही नहीं होगा। सुन रहे हैं? मैं कह रहा हूं करेजियसली, मैं फिर से एक बार तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा। ये एकदम ही पर्सनल प्रोसेस है एवोल्यूशन का, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तुम इस श्रवण के ऊपर मनन करो, अपनी एक एक रिलेशनशिप को देख लेना, कहां कौन सा फ्लेवर आया ऊपर। तुम ये नहीं समझ लेना कि तुमने बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स कर लिया तो ये ईगो गायब हो गया होगा। सुन रहे हो मेरी बात? वो अभी भी रन कर रहा ही होगा। मैं ये कह रहा हूं करेजियसली, किस व्यक्ति के सामने तुम्हारा कौन सा फ्लेवर आता है, ईगो का ट्रिगर होता है, वो ऑब्जर्व कर लो और फिर निश्चय करो। श्रवण के ऊपर मनन करो, मनन के ऊपर निधिध्यास करो। श्रवण मनन का भी एक रेशियो है, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है ये बात। रोटी में जितना नमक उतना श्रवण, रोटी में जितना आटा उतना उसके ऊपर मनन, तब खाने लायक रोटी बनती है। सुन रहे हो? आज जो ये ट्रिगर पॉइंट्स मिले हैं तुम्हें ज्ञान के, उन ट्रिगर पॉइंट्स के आधार पर अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त की मनसा वाचा कर्मणा की क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों को और अपने अहंकार के फ्लेवर्स को समझ लेना। इसके ऊपर बैठना पड़ेगा तुम्हें थोड़े समय के लिए। तुम्हें यानी हमें सभी, मुझे भी बैठना ही पड़ता है। जब आंखें खुली होती हैं, कार्य में होते हैं, तो उतनी सजगता कभी कभी मिस कर देते हैं कि कौन सा फ्लेवर आया। लेकिन आंखें बंद करके बैठे, भूतकाल को एक्सरसाइज बुक की तरह देख लिया तो समझ में आता, अरे इस व्यक्ति के सामने उस घटना में तो ये आया था। अच्छा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एक बार आया था तो दूसरी बार भी आएगा ही, वृत्ति बनी होगी। समझे? अच्छा, जैसे जैसे तुम इन वृत्तियों, सुन रहे हो ना मेरी बात? Yes, yes, yes. जैसे जैसे जो बनी हुई वृत्तियों को, उन घटनाओं को याद कर कर के तुम त्यागते जाओ, सुन रहे हो? Yes. उन घटनाओं का स्मरण करके वो वृत्तियां त्यागते जाओगे ना, वैसे वैसे उन वृत्तियों की तुम्हारी
चित्त पर जो पकड़ है वो ढीली ढीली पड़ती जाएगी और थोड़े समय में रिलीज हो जाएगी। उसी घटना को याद करो, वो टेंडेंसी ऊपर नहीं आएगी। उसी व्यक्ति को याद करो, वो टेंडेंसी ऊपर नहीं आएगी। ये भी तुम्हारा चॉइस है, ये भी तुम्हारी ताकत है। यही कह रहा हूं। सुन रहे हो? अच्छा, इस पूरे खेल का अगर मैं सिनॉप्सिस कहूं, ब्रह्म की चेतना भी बनी है सत से, चित से और आनंद से। तुम्हारी भी चेतना बनी है सत से, चित से और आनंद से। उसी चेतना के ये 4 मोड्स हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कभी कभी मन के रूप में जब वो चेतना मैनिफेस्ट होती है तो वो 4 कार्य करती है। बुद्धि के रूप में वो मैनिफेस्ट हुई तो वो 5 कार्य करती है। चित्त के रूप में जब चेतना मैनिफेस्ट हुई तो उसके 2 लेवल्स हैं। और अहंकार के रूप में जो चेतना मैनिफेस्ट हुई उसके ये 6-7 फ्लेवर्स हैं। सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, गिल्ट, विक्टिम, डिफेंस, अलूफ। 1-2 और फ्लेवर है, चाहो तो ऐड कर सकते हो, अग्रेशन एंड कंप्लेन। कभी अग्रेसिव इंटिमिडेटिंग फ्लेवर में वही ईगो मैनिफेस्ट होता है। कभी कभी कंप्लेनिंग के मूड में वो अग्रेसिव नहीं होंगे लेकिन अंडरलाइंड शिकायतें करते रहते। शब्द सत या चित या आनंद जगाने वाले नहीं होंगे, शब्द कहीं नेगेटिविटीज को एक्सप्रेस करने वाले होंगे। अरे लिसनिंग टू मी? वो कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला जो ईगो है, इट इज लाइक वो चूहा होता है ना, वो फूंक मार मार के वो काटता रहता है। जिसको काट रहा है उसको समझ में भी नहीं आएगा कि वो काट रहा है। Are you listening, my dear? Have you observed some people who are with this complaining consciousness वाले ईगो? वो वाइनिंग करते रहते हैं, अंडरलाइंड सूर ही ऐसा। इतना सुंदर जीवन, इतना कुछ दिया जा रहा है प्रकृति की तरफ से, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हर घटना में कुछ फैंटास्टिक बेनिफिट्स होंगे, कुछ नुकसान होंगे, प्लसेस एंड माइनसेस होंगे। ये कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला ईगो नेगेटिव्स को पकड़ पकड़ के, बी वेरी वेरी श्योर व्हाट इज इट डूइंग इन दिस होल प्रोसेस। किसी को रॉन्ग करके खुद राइट होने का, Yes, yes, yes. किसी को नीचा दिखा के खुद ऊपर उठने का एक खेल करता रहेगा ये कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला ईगो। इसको भी देख लेना। तुम किसी के सामने बार बार कंप्लेन कर रहे हो क्या? तो तुम देखोगे ये कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला ईगो घुस गया। वो तुम सभी के साथ करोगे जरूरी नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes. सुन रहे हो? अच्छा, कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाले ईगो का एग्जैक्ट सामने से रिस्पांस क्या मिलेगा पता है? लोग तुमसे दूर होना चाहेंगे। कंप्लेनिंग का रिस्पांस तुम्हें अलूफनेस में मिलेगा। इफ यू हैव कंप्लेन्ड, people become aloof from you because nobody wants to keep facing complaints. समझ रहे हो? Yes. If you are aggressive, blaming, people go into defensive.
If you are in the superiority complex mode, people go into inferiority complex mode. कई माताओं को मैं देखता हूं, अगर वर्किंग मदर्स है ना, वो काम कर रही हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही, यहां पर शायद कोई नहीं है ऐसी, थैंक फॉर, तो वो उसकी वजह से गिल्टी फील करती हैं कि मैं मेरे बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रही हूं, तो उनके बच्चों में विक्टिम कॉन्शियसनेस डाल देंगी, बच्चे बेचारापन फील करेंगे. Are you listening to me, my dears? Big deal. In a big way, because of your guilt, you will keep invoking victim consciousness in your children. समझ रहे हो मुझे बात है? तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुमने किसी को अन्याय किया है, मेरे से गलती हुई है ये, तो तुम्हारे उस गिल्ट वाले भाव की वजह से किसी के अंदर बार बार या तो कंप्लेन्स जगते रहेंगे या विक्टिम कॉन्शियसनेस जगता रहेगा. आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर्स? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कितना पावरफुल चेतना है. तुम्हारी चेतना में जगे हुए फ्लेवर्स लोगों की चेतना में उसी फ्लेवर के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लेवर्स जगाती रहेगी तुम्हारी चेतना. मैं ये कह रहा हूं. कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किसी की चेतना में तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक फ्लेवर जगाना हो तो तुम्हें कौन सी फ्लेवर में रहना पड़ेगा. सुन रहे हैं मेरी बात? There is a particular way you want people to be, isn't it? Yes. For them to be what you want them to be, what will you have to be? Is what Swadhyaya is. Beautiful. सुन रहे हो? Absolutely. तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ प्रामाणिक रहे, तो तुम्हें उनको प्रामाणिकता के लिए खुद क्या रहना पड़ेगा? तुम्हें लव प्रेममय रहना पड़ेगा फॉर देम टू फील प्रामाणिक अबाउट यू. सुन रहे हो मेरी बात? तुम ब्लेम वाले कॉन्शियसनेस में रहो, लोग प्रामाणिक नहीं डिफेंसिव रहेंगे. Defensive रहेंगे. सुन रहे हो मेरी बात? Wow. इस सबके श्रवण के ऊपर किए हुए मनन के आधार पर फिर तुम जब निधिध्यास कर लो, या निधिध्यास के पहले हम लोग बैठ लेंगे फिर से एक बार, निश्चय करने से पहले प्रश्न पूछ लेना. जो भी प्रश्न मन में आए, मनन के बगैर के प्रश्नों का ज्यादा महत्व नहीं. सुन रहे हो मेरी बात? क्या मनन के बगैर तुम प्रश्न पूछो, ज्यादा वैल्यू ही नहीं है. Great. आज आई थिंक इनफ मसाला मिला है मनन के लिए. अपने ना सॉफ्टवेयर खराब हो गए, एंटीवायरस था, डाउनलोड करवाओ. Beautiful. Huh? Yes. He still wants to ask a question. Please. Sorry, No, please. Manan hai, but all this while when you were talking, this thing was coming to my mind, so it's not that. You said if we design our lives by the choices we make, where does destiny come in? तुम कन्वीनियंट आंसर चाहते हो या पूर्ण सत्य वाला आंसर चाहते हो? Obviously, Satya. ब्यूटीफुल. मैं ये प्रश्न भी तुम्हें स्पेसिफिक पर्पस से पूछ रहा हूं. कभी कभी क्या होता है
कि तुम्हारे अभी तक जाने हुए ज्ञान के आधार पर कुछ धारणाएं बनी हुई होती हैं। कभी कभी कोई गहरा जीवन का सत्य खुले तो तुम्हारी अभी तक बनी हुई धारणाओं को सडनली वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है या चैलेंज कर देता है। तो उन क्षणों में, उन इवेंट्स में हम वो पूर्ण सत्य स्वीकारने की जगह या उसको एक्सप्लोर करने की जगह, उस श्रवण के ऊपर मनन और निधिध्यास करने की जगह हम अपनी पुरानी मान्यताओं को, धारणाओं को सपोर्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें कन्वीनियंस आंसर चाहिए या पूर्ण सत्य सुनना है? वेरी गुड। उसके लिए मैं ये एक डिसिप्लिन की तरह, एक अनुशासन की तरह मैं दो चीज कह रहा हूं। ओपन हार्टेड लिसनिंग रखना और सिंसियर क्वेश्चनिंग रखना। जजमेंटल लिसनिंग रखें, उसका एक क्या होता है, तुम जो मानते हो या जानते हो उसके आधार पर तुम अग्री या डिसएग्री करते हो। फायदा नहीं है, राइट? सिंसियर क्वेश्चनिंग में क्या, अगर आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन है तो क्या कैसा होता है, तुम ऑलरेडी एक स्टैंड लेते हो और फिर तुम प्रश्न पूछते हो। आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन, उसका भी फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं तुम ओपन हार्टेड लिसनिंग रखो। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे वेरी गुड, इस मोबाइल फोन को देखने के अलग अलग एंगल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 कॉर्नर्स हैं उसके, राइट? बोलिए। Yes, yes, yes. अच्छा ना, आप इस मोबाइल फोन को जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल से आपको इसके ऊपर मोटोरोला का लोगो नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका एंगल बदलते हैं। अब आ रहा है नजर? अब आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं जजमेंटल लिसनिंग में होता क्या है कि तुमने ऑलरेडी जिस एंगल से इसको देखा तुम उसी के आधार पर कहोगे आई डोंट एग्री विद दिस, इसमें तो मोटोरोला का लोगो है ही नहीं। अब है। माय पॉइंट इज, जैसे ही तुम उसी चीज को देखने का एंगल बदलते हो तुम्हें सडनली वो नजर आता है। माय पॉइंट इज दिस, वो बेसिक कोर्स के पहले दिन के पहले सेशन में हम जो 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग कहते हैं ना, पहला जजमेंटल लिसनिंग, दूसरा इमोशनल लिसनिंग और तीसरा ओपन हार्टेड लिसनिंग। जजमेंटल लिसनिंग में क्या, तो तुम जो ऑलरेडी जानते हो या मानते हो उसी के आधार पर अग्रीमेंट करते हो या डिसएग्रीमेंट करते हो, माने नया एंगल अंदर जाने का कोई स्कोप ही नहीं। इमोशनल लिसनिंग में क्या, तो तुम जो सुनते हो उससे जो तुम्हें अंदर होने लगता है ना, बाप रे मेरा ऐसा है, वो जो इमोशन जगते हैं, वो अप्रसन्न इमोशन जगने पर तुम्हारा लिसनिंग प्रोसेस बंद हो जाता है। इसको इमोशनल लिसनिंग कहते हैं। ये भी हो ही रहा होगा कई रिलेशनशिप्स में। जिसके सामने इमोशंस हर्ट हुए हैं उसकी बात सुनते नहीं। यस, इमोशनल लिसनिंग है। तीसरा है ओपन हार्टेड लिसनिंग, जिसमें दूसरे के एंगल से उसको समझने के लिए मन खुला हुआ है। मोबाइल फोन याद रखना, स्टूडेंट का ये क्वालिफिकेशन है, ओपन हार्टेड लिसनिंग। गॉट इट? वैसे जैसे सुनने के 3 प्रकार, वैसे प्रश्न पूछने की भी 3 प्रकार। आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन, एक स्टैंड लेके उसी को जस्टिफाई करने के लिए प्रश्न पूछना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जिसमें उत्तर मिले या ना मिले, तुम्हें उसको कहां अप्लाई करना है ये पता ही नहीं है,
तुम कहो सपोज ऐसा हो तो क्या करें? Yes. Yes. मैं उत्तर दे भी दूंगा, तो तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके अंदर तुम उस ज्ञान का अप्लाई करोगे, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तीसरा है सिंसियर क्वेश्चन, जिसमें तुम पहले ओपन हार्टेड लिसनिंग से सुन रहे हो और जो उत्तर मिले वो अपने जीवन में उतारने के लिए कटिबद्ध हो। आर यू लिसनिंग टू मी? मैं एकदम बेसिक तैयारी कर रहा हूं, ये स्टूडेंट होने की तैयारी है। नाउ मैं कमिंग बैक टू योर पॉइंट सर, ये जो इवेंट बाय इवेंट जीवन जा रहा है ना, उसमें बाहर की दुनिया व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली है, अंदर की दुनिया के हमने मन के 4, बुद्धि के 5, चित्त के 2 लेवल्स, ईगो के 5, 6, 7, 8 फ्लेवर्स ये देखे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक के बाद एक घटनाएं घटती जा रही हैं। इन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों या मनसा वाचा कर्मणा के किसी कार्यों के परे डेस्टिनी नाम का कोई फैक्टर है ही नहीं अस्तित्व में। Yes. तुम्हें अगर समझना हो कौन से फैक्टर्स हैं, तो तुम देखोगे 5 फैक्टर्स हैं जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से तुम्हारे जीवन की घटनाएं घटती हैं। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। Yes, yes. 5 factors which influence the events of your life, Yes. or I would say which create the events of your life. मैं आज सिर्फ लिस्ट दे रहा हूं, उसका डिस्क्रिप्शन कल करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है फूड का, जैसा अन्न वैसा मन, बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा संग का इफेक्ट, कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। आप अपना मन देखोगे, अपनी बिलीफ्स देखोगे, अपने जीवन के अनुभव देखोगे, कितने सारे लोगों ने उनके एसोसिएशन की वजह से तुम्हारे जीवन पर कितना इफेक्ट किया हुआ है। Yes. संग का असर। Yes. तीसरा स्थान का असर, देश, प्लेस का असर। तुम जिस स्थान पर हो पृथ्वी पर, उस स्थान का अपना जो एनर्जी है, सुन रहे हो? Yes. ये तीसरा फैक्टर है। मैं पूरी दुनिया घूम चुका, 60 कंट्री में ट्रैवल कर चुका। जितना सत चित आनंद का कंड्यूसिव ने एटमॉस्फेयर, सुन रहे हो मेरी बात? Yes. जितना हायर सत चित आनंद भारत में मुझे फील हुआ है, उतना मैंने दुनिया में और कहीं भी फील नहीं किया। और मैं ये भारतीय हूं इसलिए यहां मेरी अटैचमेंट्स हैं, इसलिए नहीं कह रहा। इफ यू ट्रस्ट माय इंटेलिजेंस, आई कीप सेंसिंग। Yes, yes, yes. Yes. हर जगह की एनर्जी को सेंस करता रहता हूं, उस हर जगह की हर व्यक्ति की एनर्जी को सेंस करता हूं। Yes. Yes. आज सुबह यहां तक आया हुआ ज्ञान चर्चा मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि थोड़े से नॉन रिसीविंग जजमेंटल माइंडेड लोग भी बैठे हुए थे वहां सुनने के लिए, इसलिए रुका मैं उनको दोष नहीं दे रहा। उनका मन वो विद्यार्थी के, स्टूडेंट के भाव में ही नहीं आया था, इसलिए मैं रुक गया। वो जजमेंटल माइंड से सुनते रहे, फायदा नहीं। अच्छा, इतना डिटेल में मैं बात ही नहीं कर पाता क्योंकि जजमेंटल माइंड इज लाइक ए रेजिस्टेंस। आप किसी के सामने कुछ कहना चाह रहे होंगे, वो अगर खुले दिल से सुन रहे हैं तो आपका फ्लो बनता है। Yes. यस Yes. Yes. कोई जजमेंट से सुन रहे हैं, बोलते बोलते ही तुम्हें रेजिस्टेंस आएगा, वो सुनने का वो फ्लो ही नहीं बनता। यस Yes. Yes. तो तीसरा है स्थान का असर। फूड, पीपल, प्लेस,
चौथा इफेक्ट है टाइम कहते हैं बट एक्चुअली इट इज द चेंज ऑफ इवेंट्स. काल का समय है, काल का इफेक्ट. मैं जैसे कह रहा हूं दिन के समय का असर माने क्या, पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी चंद्र ये दो वेरिएबल्स हैं काम करने वाले. आर यू लिसनिंग? Yes, yes, yes. उनका इफेक्ट. साल के समय का असर माने क्या, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमते घूमते कभी गुरु के पास गई, कभी शुक्र के पास गई, कभी मंगल के पास गई. उन बड़ी बड़ी एस्ट्रल बॉडीज का अपना जो फ्लेवर है उससे पृथ्वी प्रभावित हुई. उन वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो साल के समय का इफेक्ट है. और सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के आसपास घूम रहा है तो कई बार वो कुछ गैलेक्सीज से नजदीक जा रही है वो पोजीशन, कई बार कुछ स्टार्स से दूर जा रहा है सूर्य. ये मिल्की वे गैलेक्सी के 8 स्पाइरल्स हैं. उन स्पाइरल्स में एक वो उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, उसमें छठे स्पाइरल जो छोटा स्पाइरल है उसके एंड में सूर्य है अपना. Yes. तो कुछ तारों के नजदीक जाता है वो, कुछ तारों से दूर जाता है. ये जो चल रहा है चक्कर उसको युग के समय का असर कहते हैं. इसलिए कलयुग के इमोशंस और द्वापर युग के इमोशंस एकदम अलग अलग हैं. या त्रेता युग के इमोशंस और कलयुग के इमोशंस बहुत अलग हैं. ये युगों का असर है. तो ये समय का जो असर है वो चौथा फैक्टर है. फूड, पीपल, प्लेस, टाइम. समय माने चेंज ऑफ इवेंट्स. Yes. घटना क्रम को मैं समय कह रहा हूं, उसका इफेक्ट ये चौथा है. और पांचवा है ये जो इंडिविजुअल जीव हैं उन जीवों का इतने जन्मों का जो जर्नी है, उन जर्नी में वो जो इंप्रेशंस इकट्ठा करते करते यहां पहुंचे जिसको कर्म कहते हैं, उन कर्मों का इफेक्ट ये पांचवा फैक्टर है. फूड, पीपल, प्लेस, टाइम एंड कर्म. इन 5 फैक्टर्स के परे डेस्टिनी नाम का कोई फैक्टर है ही नहीं. Beautiful. इन 5 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही जीवन है. अच्छा, जैसा फूड खाने वाला व्यक्ति और जैसी जगह में रहने वाला व्यक्ति उन इफेक्ट्स को लेके तुम्हारे साथ आया, सामने आया, उन अपने कर्म लेकर, उन 5 फैक्टर्स के उसके इफेक्ट्स का तुम्हारे पर इफेक्ट हो जाता है. तो ये 5 फैक्टर नहीं है, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 ऐसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं. Customized with each individual. Absolutely. Impacting the each individual as well. हाँ. जगह का भी, जिस जगह में जिस तरह के लोग रहते हैं वैसा एनर्जी बनता है. Wow. जिस जगह में जिस तरह का खाना खाया जाता है वैसा एनर्जी बनता है. सुन रहे हो मेरी बात? कुछ खाद्य पदार्थ क्लिष्ट वृत्तियां जगाते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ अक्लिष्ट वृत्तियां जगाते हैं. कुछ हार्मफुल हैं, कुछ बेनिफिशियल हैं. आर यू लिसनिंग में? ये बात है. ऐसा सब इन 5 फैक्टर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अस्तित्व चल रहा है.